सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट एंड रोल ऑफ टर्किश एलिमेंट, अचीवमेंट्स ऑफ ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ द टर्किश कॉन्क्वेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले एज यूजुअल इंट्रोडक्शन। जो 10th और 11th सेंचुरी थी, वो उस पूरी सेंचुरी में सेंट्रल एशिया में इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ इसी दौरान दो नई किंगडम्स इमर्ज हुई थी। एक थी गौर और एक थी गजनवी। दोनों गौर और गजनवी ने 10th और 11th सेंचुरी में भारत आकर आक्रमण किया था, और 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। स्लेव डायनेस्टी ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा किया, पर पूरे साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टी के दौरान जो इस्लाम है और मुस्लिम परंपराएं हैं, वो अपने चरण पर पहुंच चुकी थी। स्लेव डायनेस्टी ने 48 ईयर्स तक, पूरे 48 ईयर्स तक राज किया था। कुतुबुद्दीन, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तीनों महान जो ग्रेट सुल्तान थे, वो इसी एरा के थे। और स्लेव डायनेस्टी ऐसी पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी जिसने इंडिया में रूल किया था। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली मुस्लिम डायनेस्टी कौन सी थी, तो स्लेव डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं गौरी कॉन्क्वेस्ट की एंड द रूल ऑफ टर्किश एलिमेंट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हम समझ लेंगे ताकि हमें आगे की चैप्टर्स पढ़ने में, आगे पूरा चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहला आक्रमण 1712 CE में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये है मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि इनका रूल सिर्फ 2 साल तक सिंध में रहा था, लेकिन इन्होंने एक नए रास्ते खोल दिए थे दो डाइवर्स कल्चर की इंटरमिक्सिंग के लिए। दो अलग अलग कल्चर्स की, कौन हिंदू और मुस्लिम के लिए, उनकी मिक्सिंग के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। उमैय्यद्स के बाद अब्बासिद खलीफा आए। बाद में जब कैलिफ की पावर पकड़ कमज़ोर हो रही थी, तब बाकी रूलर्स ने अपनी पावर्स बढ़ा ली थी। दूसरी इन्वेजन मोहम्मद गाजी ने की, इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। इनका पहला आक्रमण हिंदू शाही रूलर जयपाल के अगेंस्ट किया था, और उसके साथ इन्होंने मुल्तान और सिंध, मुल्तान, पंजाब, इन सबको अपने अंडर कर लिया था। इनका एम था कि भारत में खजाने लूटे और एशिया में अपनी पावर को इस्टेब्लिश करें, क्योंकि इन्हें पता था कि इंडिया के पास इन्हें पता चल गया था कि इंडिया के पास पैसा तो बहुत है और यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर भी नहीं है। तो इन्हें जब ये बात समझ में आई, तो इन्हें इम्पोर्टेंस पता चली कि यहाँ इंडिया की और सेंट्रल और कैसे ये अपनी पावर को यहाँ पे बरकरार रख सकते हैं। इनका एम था कि भारत के खजाने को लूटे और सेंट्रल एशिया में अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करें। इन्होंने कई फेमस टेम्पल्स लूटे, जैसे कि मथुरा का टेम्पल, और क्या कहते हैं, कनौज का टेम्पल, थानेश्वर का टेम्पल, और एक्सट्रीमली फेमस टेम्पल ऑफ गुजरात, सोमनाथ टेम्पल। इसके साथ साथ इसी इन्वेजन के साथ साथ इनको 2 लेसन समझ में आए, 2 बातें समझ में आई वेस्ट एशिया के बारे में। पहला कि यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत माल है यहाँ पे, और दूसरा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है वो कमज़ोर है, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर। जब इन लोगों को ये बात समझ में आई, तो इन्होंने यहाँ पर आना, आक्रमण करना, लूटपाट करना बरकरार रखा। जब नॉर्थ इंडिया में इस टाइम में जो हालात थे वो बहुत ही ख़राब चल रहे थे, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पूरे नॉर्थ इंडिया में। जो गुज्जर प्रतिहार से उनका डाउनफॉल हो रहा था, हम देख सकते हैं। उनकी पावर्स ख़त्म होती चली जा रही थी। साथ साथ ये गजनी वगैरह ये सब अटैक कर रहे थे, तो और भी इंस्टेबिलिटी आ रही थी। मुल्तान में लूटपाट हो रही थी। जब दोबारा रेड की जाती थी, तो सिर्फ भारत के पैसे लेके जाते थे। उनका एम था चूज, अटैक एंड प्लंडर। 3 तरीके से काम करते थे। पहले चूज करते थे, फिर अटैक, और फिर प्लंडर करते थे। इनका बसने का कोई इरादा नहीं था यहाँ पे, बस आना, अटैक करना और लूट के ले जाना, ये ही इनका एम था।
मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो ये एम्पायर था, गजनवी एम्पायर, ये कमज़ोर पड़ गया था और इसी समय में एक और नया एम्पायर उभर के आ रहा था जिसका नाम था सेल्जूक एम्पायर। ये मोहम्मद की मृत्यु के बाद उभरे थे। 12वीं शताब्दी के मध्य में एक नया पॉलिटिकल एरा शुरू हुआ, गहुरिद्स का। गहुरिद्स नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में एक छोटा सा आइसोलेटेड सी प्लेस थी। ये वहाँ बुद्धिस्ट, महायान बुद्धिस्ट रहते थे और बाद में 12th सेंचुरी के बाद में मुस्लिम्स भी वहाँ रहने लग गए थे। गहुरिद्स, ये जो गहुरी थे ये गजनवियों के ही यहाँ सामंत थे, मतलब ये इनके गजनवी के फ्यूडल्स थे जो उनके अंडर सामंत आते हैं ना, वो उनकी जब उनकी पावर कमज़ोर हुई, इन गजनवी वालों की पावर कमज़ोर हुई तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। एक ख्वाजरिम एम्पायर था, ये जो कि पर्शिया में वेस्ट साइड में, यहाँ से वेस्ट की तरफ में ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। इसीलिए इन्होंने जो ये गहुरी थे, इन्होंने इस तरफ अपना एक्सपेंशन नहीं किया, इन्होंने सारा ईस्ट की इस तरफ, इंडिया की तरफ अपना एक्सपेंशन किया, क्योंकि ये उनको वहाँ, ये जो ख्वाजरिम एम्पायर था ये इसको वहाँ पे बढ़ने नहीं दे रहा था। 1163 CE में मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठता है और बहुत सक्सेसफुली मुल्तान और ऊचा को अपने अंडर ले लेता है। देन बड़ी ही समझदारी से पहले पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, फिर लाहौर पर, फिर सिलाकोट पर, फिर पेशावर पर। इस तरीके से बढ़ता नॉर्थ की तरफ और डीप इनसाइड आ जाता है इंडिया के। उसी समय में एक बहुत हिस्टोरिक वॉर होती है इन दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। होता ये है कि उस समय में चौहान जो थे वो पावरफुल हो रहे थे और दिल्ली तक इनका राज्य फैला हुआ था। 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठ जाते हैं एंड उसके बाद लड़ाई शुरू कर देते हैं पंजाब के लिए गौरी से। पहली जब फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन होती है वो होती है 1192 AD में, जहाँ पे क्या कहते हैं, गौरी की हार, जहाँ पर गौरी की हार हो जाती है और जो ये पृथ्वीराज चौहान है वो जीत जाते हैं। गौरी हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। पृथ्वीराज की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में, जो कह सकते हैं आप एक तरीके की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की कमी के कारण या पूर्व ज्ञानता की कमी के कारण, गौरी ने जब दोबारा सेकेंड बैटल ऑफ टरेन 1 साल बाद लड़ने आता है पृथ्वीराज चौहान से, तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान अपने ही एरिया में हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो लेस प्रिपेयर्ड थे और गौरी जो था इस बार वेल प्रिपेयर्ड होकर आया था अपने इस बैटल को लड़ने के लिए। इसी के साथ साथ जैसे ही गौरी की जीत होती है सेकेंड बैटल ऑफ टरेन में, तो हम देखते हैं कि एक मुस्लिम रूल का उदय होता है हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं अचीवमेंट्स ऑफ ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑब्वियसली बात है, ये सबसे फर्स्ट है। ऐबक को कई मॉडर्न डे हिस्टोरियंस फर्स्ट टर्किश रूलर ऑफ क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्किश रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं भी एक्चुअली। वो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और गौरी के कॉन्क्वेस्ट के दौरान उन्होंने खास भूमिका निभाई थी। उन्हें बचपन में कई बार खरीदा और बेचा गया है। गौरी ने ऐबक को भारतीय राज्यों का गवर्नर घोषित कर दिया था और गौरी की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरा चार्ज अपने पास ले लिया था और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। फिर ऐबक ने अपना सारा जोर अपने एरिया को कंसोलिडेट करने पे लगा दिया और गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने सारा चार्ज अपने हाथों में ले लिया, खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। फिर मज़ेदार बात यह है कि ये एक स्लेव थे, मतलब ये एक स्लेव थे और जो कि राजा, जबकि राजा एक स्लेव राजा नहीं बन सकता, ये फिर भी सुल्तान बन गए। लेकिन ऐबक ने अपनी आपको दास्ता से मोक्ष दिलवा दिया। इस्लामिक कानून के अनुसार उन्हें सुल्तान बनने के 2 साल बाद उन्हें इस तरीके अपनी दास्ता से मुक्ति मिली थी, क्योंकि इस्लामिक कानूनों में कहा गया है कि कोई भी स्लेव सुल्तान नहीं बन सकता, इसलिए उन्हें अपनी दास्ता से मुक्त करा दिया गया। अब आते हैं इनके अचीवमेंट्स के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ही हैं।
इनकी सबसे पहली अचीवमेंट ये है कि इन्होंने अपना सारा फोकस अपनी किंगडम को कंसोलिडेट करने में लगाया है। इन्होंने कोई फालतू का नए कॉन्क्वेस्ट और नए एक्सपेंशन नहीं किए। इन्होंने पूरी जो भी अपनी पॉलिसीज थी उन सब का एम यही था कि वो अपनी किंगडम को, जो नई किंगडम बनी है, उसको कैसे स्ट्रेंथ करें, कैसे स्टेबलाइज करें। और इसी के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे मैरिजेस भी कराए। इसी कंसोलिडेशन के चक्कर में उन्होंने अपनी बहन को कुबाचा से शादी कराई और अपनी बेटी की इल्तुतमिश से शादी कराई, ताकि वो इन लोगों का जो सपोर्ट है वो उन्हें मिलता रहे। इनकी दूसरी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी उनको सेव किया। सबसे पहले उनके ऊपर अपना ध्यान लेकर गए। इन्होंने रूमी खान को बंगाल भेजा ताकि वो रूमी खान जो है वो आराम से वहाँ पे फोर्स और डिप्लोमेसी के तरीके से बंगाल को कंट्रोल कर सकें और वहाँ पे हो रहे रिवोल्ट्स को कंट्रोल कर सकें। और वहाँ पर भी दिल्ली सल्तनत ने अगले 9 साल तक रूल किया। इनकी तीसरी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश करी। इन्होंने इस बात का, क्योंकि इनका रीजन बहुत छोटा था, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए इन्होंने रूल किया दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जिसकी वजह से ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाए। जो लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन था, नीचे के लेवल्स में जो विलेजेस में और ग्राम्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे पहले चला रहा था वैसे ही चलता था, ट्रेडिशनल तरीके से। और रेवेन्यू वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो रेवेन्यू ट्रेडिशनल तरीके से ही होता आ रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं किया था। फिर भी ऐबक ने अपनी उदारता से और अपनी समझ से लोगों को दिल जीता और इनको टाइटल मिला लाख बख्श का, मतलब जिसका मतलब है गिवर्स ऑफ हंड्रेड्स, जो बहुत, मतलब जिसने लाखों का दान किया हो, इस वजह से इन्हें लाख बख्श का भी टाइटल मिला है। इनके कार्य जो जस्टिस देने की भावना ने भी काफ़ी हद तक तारीफ बटोरी थी। ये काफ़ी करेजियस है और इनकी सेंस ऑफ जस्टिस ये बहुत लोगों ने अप्रिशिएट की थी। He was a great patronage of art and literature। आर्ट एंड लिटरेचर में हम जानते हैं इनका काफ़ी रुझान था। इन्होंने अपने छोटे से 4 साल के रिजीन में कुतुब मीनार जैसी वो मीनार बनवाई। कौतुल इस्लाम मॉस्क सबसे पहले इनके द्वारा बनाई गई है। भारत की पहली मॉस्क कौतुल इस्लाम मॉस्क इनके द्वारा बनाई गई है। और अदायक दीन का झोपड़ा अजमेर में इनके द्वारा बनाया गया है। तो छोटे से इस पीरियड में इन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी है आर्ट और आर्किटेक्चर के लिहाज से। अब आते हैं इल्तुतमिश, वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से अगर कोई पूछना चाहता है कि ऐबक इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है या बलबन है, तो बलबन है। बलबन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, या तो शॉर्ट नोट पे आता है या तो प्रॉपर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। या तो अगर शॉर्ट नोट आएगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप पे भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो उसके लिए हम एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर इन तीनों में से किसी कोई इंपॉर्टेंट है तो वो बलबन है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली फाउंडर माना जाता है। ये पहले गवर्नर थे ग्वालियर में और फिर बाद में बदोहा के भी गवर्नर बने। ये दामाद थे, क्या कहते हैं, सन इन लॉ थे ऐबक के। और ऐबक की मृत्यु के बाद आरम शाह गद्दी पर बैठे थे, जो कि एक इनकेपेबल रूलर था, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट्स और नोबल्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो लाहौर के जो नोबल्स थे उनके सपोर्ट से आरम शाह के खिलाफ रिवोल्ट किया और क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल करी। जब इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली तब दिल्ली सल्तनत एक नया एम्पायर था। चारों तरफ से दिल्ली सल्तनत को घेरा जा रहा था। इल्तुतमिश के दुश्मन यल्दूज, कुबाचा और अली मर्दान चारों तरफ अपना पैर जमा रहे थे। और साथ ही बाद में इल्तुतमिश ने इन सबको जड़ से उखाड़ फेंका और अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद को लाहौर का गवर्नर अपॉइंट किया। मंगोल्स का खतरा चारों तरफ से बढ़ता जा रहा था और इल्तुतमिश इससे बचना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि ये अपना सारा जो टाइम है वो अपनी एम्पायर को दे और अपने एम्पायर को कंसोलिडेट और
स्ट्रेंथन करने में लगाए। अली मर्दान जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसको अलाउद्दीन इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद ने हरा दिया था बंगाल के अंदर। और इसी के साथ उन्होंने अपने बेटे को इसलिए भेजा और बाकी जगहों पर इम्पोर्टेंट गवर्नर्स अपॉइंट करे ताकि वो अपना फोकस स्टेबलाइज दिल्ली सल्तनत को स्टेबलाइज करने के तरफ रखें। राजपूतों के साथ भी उन्होंने अपने पहले 16 साल तक कोई भी लड़ाई या युद्ध नहीं किया। उनका सारा उन्होंने सारे राजपूतानों पर जीत पाली थी बाद में, अपने 16वें साल के बाद। सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी ये है, यहाँ से अचीवमेंट्स शुरू होती हैं। यहाँ से याद रखना, कोई अगर चाहे कि कहाँ से याद रखना शुरू करना है तो यहाँ से अचीवमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ हिस्ट्री भले ही इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, पर अचीवमेंट्स अगर पूछा जाएगा तो अचीवमेंट्स ही पूछी जाएंगी। सबसे पहला अचीवमेंट इनकी ये थी कि इन्होंने सुल्तान आज़म की टाइटल मिली थी खलीफा के बगदाद से, जिसके साथ इन्हें एक ऑनर ऑफ रोब में मिला था। और इल्तुतमिश की अथॉरिटी उसकी पूरी टेरिटरीज के ऊपर खलीफा की तरफ से कंफर्म हो चुकी थी। इसके बाद इन्होंने दूसरा काम जो इन्होंने किया था वो ये था कि कैपिटल को लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद इसको एक कल्चरल हब बना दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा मंगोल इन्वेजन्स के खतरे बढ़ रहे थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि इसको दिल्ली बना देते हैं कैपिटल, जहाँ पे मोर स्टेबलाइज्ड तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और काम हो सके। दूसरा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इक्तादारी सिस्टम, जो कि पूरी आगे दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस बनेगा। ये हम अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इक्ता सिस्टम बनता है, कैसे इक्तादार क्या करते हैं। मेनली इक्तादार की ड्यूटी ये होती है कि वो अपने एरिया में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखे और जो जितना भी रेवेन्यू स्टेट से कलेक्ट होता है वो जाके सुल्तान को दे दे। बस अभी तक आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तुर्काने चहलगानी, यानी कि ग्रुप ऑफ 40। इसमें होता ये था कि ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसमें मोस्ट ट्रस्टेड 40 नॉबल्स जो थे पूरी उसके कोर्ट के, वो इस तुर्काने चहलगानी के अंडर आते थे। इसमें ये बनाई इसलिए गई ताकि ये जो राइजिंग पावर थी, बढ़ती पावर थी नोबल्स की, उसको कंट्रोल कर सके। और ये ध्यान रखा जाता था कि ये जो सारे जितने भी नोबल्स इस तुर्काने चहलगानी में होंगे वो सब लॉयल होंगे। इसको जन्म क्योंकि सुल्तान ने ही दिया है, ये बनवाया इसीलिए गया था इल्तुतमिश के द्वारा ताकि वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और दूसरा नोबिलिटी की पावर पर भी नजर रख सके। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने अरेबिक कॉइन्स की शुरुआत करी भारत में। इन्होंने सिल्वर तंका और कॉपर जिंताल, जिनका वेट 1.75 ग्राम था, वो बनवाए। ऑब्वियसली बात है, जब सिंगल करेंसी पूरे एम्पायर में चलेगी, एक ही तरीके की करेंसी पूरे एम्पायर में चलेगी तो एम्पायर में स्टेबिलिटी तो आएगी, जिससे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होती है और प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स एक अट्रैक्ट करने लगते इस एरिया को, दिल्ली सल्तनत के एरिया को, और यहाँ स्टेबिलिटी होती है। साथ साथ लर्नेड मेंस भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी कायम हो रही है जो अब तक नहीं थी। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1 साल की लंबी बीमारी के बाद। उसके बाद उनके बेटे जो नसरुद्दीन मोहम्मद हैं, जो उनके सबसे प्रिय बेटे थे, वो बहुत ही छोटी उम्र में मर जाते हैं बंगाल के कैंपेन के दौरान। इसके बाद रज़िया गद्दी पर बैठती है और काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद उन्हें भी टर्किश नोबिलिटी के द्वारा हटा दिया जाता है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बलबन। सुल्तान और बलबन की नोबिलिटी के बीच में जो कांस्टेंट स्ट्रगल थी वो सल्तनत पीरियड के अंदर बहुत आम है। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को सुल्तान बनाया है, जबकि उस समय की नोबिलिटी का उस समय की जो नोबिलिटी थी उसने इस डिसीजन को काफ़ी अपोज किया। कुछ नोबल्स ने रुकनुद्दीन को नेक्स्ट सुल्तान बना दिया, लेकिन रज़िया ने फिर भी लोगों का सपोर्ट इकट्ठा किया और सत्ता पर बैठ गई। इसी के साथ 3 साल बाद शासन करने के बाद उनकी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है।
इस समय तक नोबल्स की पावर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और चहलगानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था वो पूरी पावरफुल हो चुकी थी। बलबन जो खुद इस चहलगानी का हिस्सा थे, सही मौका देखकर बाजी मार जाते हैं और नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये इल्तुतमिश के स्लेव थे, ये जो आए थे ये इल्तुतमिश के स्लेव थे और दिल्ली की बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये पहले तो चहलगानी के मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ये जो चहलगानी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल मेंबर बन गए। ये इतने पावरफुल बन गए कि एक तरीके से डिफेक्टो रूलर थे इस पूरे चहलगानी के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उस समय की डिसीजन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स में। जो ऑफिसेज होते थे उनमें जो ऑफिसर्स होते थे उनकी अपॉइंटमेंट्स भी यही कराते थे। बलबन की पावर काफ़ी बढ़ गई थी। इनको एक टाइटल से भी नवाजा गया था, उलुग खान के टाइटल से, सुल्तान के द्वारा। बलबन की बढ़ती पावर से उनके साथ वाले जो नोबल्स थे उनको परेशानी होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, नोबल्स ने सुल्तान से आग्रह किया कि बलबन को भटिंडा भेज दिया जाए। और जब जो उस समय में एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर थे इसी चहलगानी के, इमाद उद रहीम, ये मुस्लिम ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे ये, और कहा कि इनको वजीर बना दिया जाए, जो कि एक इंडियन मुस्लिम है। जैसे ही उसे वजीर बना दिया गया, जो ये टसल थी टर्किश नोबिलिटी और इंडियन मुस्लिम ऑफिसर्स के बीच में, वो सामने आ गई खुल के। पहले सिर्फ टर्किश नोबल थे जो अपॉइंट किए जाते थे हायर लेवल पोजीशंस पर, लेकिन अब हुआ ये कि जो टर्किश नोबल्स थे उनकी पावर कम हो गई थी और जो इंडियन ओरिजिन्स के मुस्लिम थे वो एक हायर पोजीशन पर बैठ गया। बलबन को ये बात ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। इसी के साथ साथ बलबन जैसी गद्दी पर बैठता है वो सुल्तान की स्टेटस और प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए कई तरीके की ऐसी प्रैक्टिसेस करता है जिससे कि लोग उनकी बात को ज़्यादा समझे, ज़्यादा माने, और यहीं से अचीवमेंट्स शुरू होती हैं बलबन की। यहाँ से उन्होंने कई ऐसी स्ट्रैटेजीज चली जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को हरा सके। नोबिलिटी के अंदर जो उनके ऊपर नज़र रखते थे, जो भी नोबिलिटी उनके खिलाफ काम करती थी उनके ऊपर नज़र रखते थे। उन्होंने सबसे बड़ी अचीवमेंट पॉइंट नंबर 1 ये थी कि उन्होंने एक डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप चलाई जो अब से पहले नहीं थी। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप ये है कि जो सुल्तान है उसको जो पावर मिलती है वो डिवाइन है, ये है इनकी थ्योरी। और ये अपना ताल्लुक क्या कहते हैं, ईरानियन किंग अरफासीबिया का उत्तराधिकारी मानते हैं अपने आप को। दूसरी इनकी अचीवमेंट है कि इन्होंने 2 नई कोर्ट प्रैक्टिसेस शुरू करी, सजदा और पायबोस। सजदा मतलब सुल्तान के आगे सिर झुकाना और पायबोस मतलब उनका पैर चूमना, ये सब इस तरीके की प्रैक्टिसेस शुरू करी। ये जितनी भी प्रैक्टिसेस थी ये ईरानियन नेचर की थी, इसलिए इन्हें जो टर्किश नोबल्स थे उन्होंने मानने से मना कर दिया कि हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस इस्लाम में मना है। इसे इन प्रैक्टिसेस को अन इस्लामिक कहा टर्किश नोबल्स ने। दूसरी बात, उन्होंने कोर्ट के डिकोरम और एटिक्वेट्स पर ध्यान दिया। उन्होंने वाइन पर बैन लगा दी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया वाइन को। और दूसरा, उन्होंने एक ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करा नोबल्स के लिए। ये दोनों काम नोबल्स के लिए हुए थे, वाइन को प्रोहिबिट करना और ड्रेस कोड चलाना, लाइक एक यूनिफॉर्म टाइप की चला देना, ये दोनों काम नोबल्स के लिए हुए थे। 5वां पॉइंट, बलबन ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हायर ऑफिसर्स पर टर्किश नोबल्स को ही बिठाया और इंडियन मुस्लिम्स को बिल्कुल हटा दिया ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल अच्छे से चला सके। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ टर्किश नोबल्स होते थे और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स डायरेक्टली उनके कंट्रोल में थे, जिससे कि उनकी पोजीशंस पर कोई भी हार्मफुल अफेक्ट नहीं होता था। यहाँ तक कि इतना उनको वो था कि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जगह नहीं दी थी। बलबन ने अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चहलगानी पूरे ग्रुप को ख़त्म ही कर दिया। पूरा वो जो इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स का एक ग्रुप था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस ग्रुप में जो आए थे उन्हें चहलगानी
इस ग्रुप में जो होते थे चहलगानी वाले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बलबन इस ग्रुप के खुद मेंबर थे, तो वो इनकी रग-रग से वाकिफ थे और उनको पता था कि ये कैसे काम करते हैं। फिर इनको पब्लिक सपोर्ट बहुत चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रूल तो पब्लिक पे ही करेंगे ना, तो पब्लिक सपोर्ट के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने। फिर 8वां पॉइंट इनका एस्पोनिएज सिस्टम, जासूसी वाला डिपार्टमेंट जो होता है वो काफ़ी अच्छा किया, ताकि सुल्तान को डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पूरा एस्पोनिएज सिस्टम डायरेक्टली सुल्तान के अंडर था और सुल्तान उसे कंट्रोल करते थे। इस सिस्टम के अधिकारी जो थे उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, ताकि वो किसी इल्क प्रैक्टिसेस में ना आ जाए। फिर 9वां पॉइंट दीवाने अरीज या मिलिट्री डिपार्टमेंट, उन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया, परमानेंट एक आर्मी बनवाई सेंटर में, जो कि ताकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के जो खतरे थे उनसे डील कर सकें। और इन्होंने इक्ता सिस्टम को कंटिन्यू रखा, इक्ता को नहीं हटवाया। 9th पॉइंट, इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने एम्पायर में। राजपूतों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यवहार रखा है, ब्रूटली किल भी काफ़ी सारी राजपूताओं पे हमले किए इन्होंने। दूसरा, ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके बेटे गद्दी पे बैठते हैं कायकोबाद। बलबन की जो टॉम्ब है वो महरौली दिल्ली में होती है, वहाँ महरौली दिल्ली में इनको दफन किया गया है। और इनकी जो टॉम्ब है वो फर्स्ट आर्क बिल्डिंग है दिल्ली सल्तनत की, इस तरीके की फर्स्ट आर्क। तो अगर हम इनकी पॉलिसीज़ का एक निचोड़ कहें तो वो है हिज पॉलिसीज एम्ड एट कंसोलिडेशन, वो कंसोलिडेट करना चाहते थे रादर देन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन तो देखिए हुआ ही नहीं है, जो भी ये पूरे 10 पॉइंट्स हैं वो सारे कंसोलिडेशन की तरफ ही इशारा करते हैं। कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है इस पूरे चैप्टर में। इस पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, कॉज एंड इम्पैक्ट पूरा समझाने को आता है। इसमें यहाँ इसकी शुरुआत तब से होगी जब पूरा अब्बासिद कैलिफेट का फॉल हो जाएगा, और 13th और 11th सेंचुरी में किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होंगी और क्या सिचुएशंस बनती हैं, पूरा समझाया गया कि क्या सिचुएशंस बनती है, कैसे कैसे सिचुएशंस बनती हैं कि पूरे दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है और उसके बाद कैसे गौरीद एम्पायर आता है, और उस समय इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी। गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी फॉल हो रही थी, छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स बन गए थे जो आपस में एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। और इस समय में जैसे गौरी आता है, गजनवी आता है और इन्वेड करता है, ये सारी सिचुएशंस बताई गई हैं। यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट शुरू होता है। फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से तुर्कों का आक्रमण होता है इंडिया पर। पहला तो ऑब्वियसली पहला फैक्टर है, मैं काफ़ी बार बोल भी चुकी हूँ, पहला फैक्टर है मज़ेदार माल, और दूसरा यहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो। ये दो फैक्टर्स तो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर हैं, लेकिन इनमें से जो प्राइमरी फैक्टर है जिसकी वजह से आक्रमण हो रहे थे बार बार, वो थी इंडिया की वेल्थ। अरब के ट्रेडर्स को पहले से ही पता था कि यहाँ पे इंडिया की कितना अमीर है, यहाँ के टेम्पल्स किस कदर अल्यूरिंग है, क्योंकि ये हमारे साथ सेंचुरी से काफ़ी लंबे समय से आ रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। इसलिए दो रीजंस तो सबसे पहले यही बन जाते हैं, पहला वेल्थ और दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तीसरा रीजन जो थे वो थे राजपूत। राजपूत आपस में इतना लड़ते रहते थे कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसके लिए यहाँ जो सिंगल डोमिनेंट पावर थी वो थी ही नहीं, पूरे में जो एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ था, ये कह सकते हैं। और इस सब का, इस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो तुर्की थे वो राजपूतों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इनको हरा देते हैं। जब बार बार तुर्कों का आक्रमण हो रहा है और लूट पिटाई हो रही है, तो जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं
और पॉलिटिकल वीकनेस है वो बिल्कुल खुली सामने आ जाती है पूरे वर्ल्ड के आगे कि किस यहाँ पर पैसा तो है लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है आपको कि आप कितना भी आराम से आप क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं। राजपूतों ने भी तुर्कों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन उनके जो आपसी लड़ाई थी और आपसी मतभेद थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो एक कॉमन एनिमी के लिए इकट्ठे हो ही नहीं पाए और उसके खिलाफ लड़ ही नहीं पाए। अगर वो इकट्ठे हो जाते और लड़ लेते, अपने डिफरेंसेस छोड़ देते, तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। साथ ही पांचवा कारण ये बन जाता है कि वो जो पांचवा कारण बनता है कि जो कॉन्क्वेस्ट है ये सिर्फ हमारी दिल्ली सल्तनत, ये जो पूरा कॉन्क्वेस्ट है सेंट्रल मतलब इंडिया में ही क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेंट्रल एशिया में उस समय इस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही थी जिसके कारण तुर्की जो थे वो वेस्ट की तरफ अपना एक्सपेंशन कर ही नहीं पा रहे थे, वो वेस्ट की तरफ जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर थी। और यहाँ पर ईस्ट की तरफ जैसे जैसे ईस्ट आता है, इस ईस्ट एशिया की तरफ, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी और यहाँ वेल्थ भी बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने इस तरफ ज़्यादा अपना आक्रमण किया, उस तरफ वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए ये भी एक कारण बनता है कि तुर्कियों ने यहाँ पर ही क्यों अटैक किया। सबसे पहला इम्पैक्ट पूरे दिल्ली सल्तनत का, पूरे इन तुर्कों का आने का ये था कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। हर चीज़ का, हर कॉज का एक इम्पैक्ट होगा। जैसे कि हम तुर्कों के आने का इम्पैक्ट कॉज पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद हम उसके इम्पैक्ट्स भी समझाएंगे। जब तुर्क आए तो उन्होंने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डीप रूटेड इम्पैक्ट डाला है हमारी इन पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे, कल्चर पे, इकोनॉमी पे, रिलीजन पे, हर तरीके से। और उन सब का जो रिजल्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक अलग तरीके की डायनेस्टी बननी शुरू हो जाती है और मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है, जो कि अब तक हिंदुस्तान की ज़मीन पर नहीं हुआ था। दूसरा जो इम्पैक्ट होता है वो इस समय ये होता है, इक्तादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाती है। इक्तादारी सिस्टम के इंट्रोड्यूस होते ही एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियन लैंड के ऊपर, जहाँ पर जो इक्तादार है ये वो हॉर्सेस भी मेंटेन करता है, वो क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता है राज्य के लिए, और एक नया एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद। तीसरा है परमानेंट स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। जब ये सुल्तान आए तो इनके बहुत से दुश्मन थे और इनको कॉन्टिन्यूसली इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से घिरे रहते थे। ये लोग इंटरनली भी राजपूतों से थ्रेट से, एक्सटर्नली भी पूरे टाइम मंगोल इन्हें परेशान कर रहे थे। तो इन्हें एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की हमेशा ज़रूरत रही है, जिसका अब से पहले हम अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो राज्य बन गए थे वो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। फिर उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है टैक्सेशन पॉलिसी का। हम देखते हैं कि एक अलग ही नए तरीके की टैक्सेशन पॉलिसी हमें देखने को मिलती है इस पूरे एरा में, जहाँ पर हिंदुओं के लिए अलग टैक्स होते हैं, इस्लामिक लॉ के हिसाब से टैक्स लगने लग जाते हैं, ज़कात, खजम, जजिया, इस तरीके के टैक्सेस हिंदू मुस्लिम पे अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, ये हम देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा हमें देखने को मिलता है यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेस, यूनिफॉर्मिटी इन करेंसी, यूनिफॉर्मिटी इन लॉज। और इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से होता क्या है कि नए नए शहर बनते हैं, ट्रेड बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। इस यूनिफॉर्मिटी की, जिसका अभी तक अभाव हो रहा था पूरे इंडिया में, वो दिल्ली सल्तनत के आने की वजह से ये यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और सिस्टम एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में चलना शुरू हो जाता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक ही तरीके से काम करना शुरू हो जाता है, जिसके बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरी इंडिया के ऊपर। नए रोड्स बनने शुरू हो जाते हैं, सेफ्टी का लोग ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, और क्या कहते हैं स्टेबिलिटी आ जाती है पूरे दिल्ली सल्तनत में, जिसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत का जो वो है, जो कोर है वो स्ट्रांग हो जाता है। लास्ट ये एक
न्यू कल्चरल एरा को जन्म देते हैं। यहाँ इनके आ जाने से हम एक न्यू ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल एरा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है वो पर्शियन यूज़ की जाती है, और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद हम एक अलग ही लैंग्वेज, हिंदवी लैंग्वेज का भी जन्म देखते हैं। यहाँ पर इंटरमिंगलिंग होती है दो कल्चर्स की, हिंदूज और मुस्लिम्स की, दोनों एक दूसरे के कल्चर को प्रभावित करते हैं और एक नया ही कल्चर जन्म ले लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।